हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और आज हम शुरू करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है हमारा बीएस से, वो एक प्राइमरी लॉ है जो बात करता है साक्ष्य से, मतलब कि एविडेंस से। तो एक तरह से हम एविडेंस एक्ट शुरू करने वाले हैं हमारे इंडिया का। अब ये शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक एविडेंस होता क्या है, क्यों होता है। तो देखो, एविडेंस जो है ना, वो कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे हम कोर्ट में कोई चीज प्रूव कर सकें या कुछ हम डिसप्रूव कर सकें। ठीक है। तो एविडेंस कोई ऐसी चीज है जिससे हम कुछ प्रूव कर सकते हैं या डिसप्रूव कर सकते हैं, कोई भी फैक्ट इन इश्यू जो कि कोर्ट में होगा। ठीक है। और ये चलता है ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। तो देखो, एविडेंस जनरली आते कहाँ से हैं? एविडेंस आते हैं या तो किसी इंसान ने कोई चीज़ होते हुए देखी, या किसी इंसान ने कुछ सुना, या फिर किसी इंसान ने कुछ प्रिसीव किया। तो देखो, एविडेंस हमने देखा प्रूव और डिसप्रूव तो करेगा, लेकिन एविडेंस आएगा कहाँ से? या तो कोई इंसान किसी चीज़ को देख रहा है, या कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में सुन रहा है, या हम अपनी सेंसेस से उसे प्रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। तो एविडेंस वो सारी चीज़ें हो सकती है जो हम अपनी सेंसेस से प्रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। परसीव जो भी हम चीजें कर रहे हैं अपनी सेंसेस से, दे आर एविडेंस। अब बात आती है एविडेंस एक्ट शुरू कब होता है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई सिविल मामला है, सिविल केस है, अगर सिविल मामला, तो उसमें एविडेंस शुरू होगा आफ्टर, कब शुरू होगा? आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जब दोनों पार्टीज के बीच के जो इश्यूज होंगे वो कोर्ट फ्रेम कर देगा। ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो आप पढ़ते हो शायद ऑर्डर 14 में, चेक कर लेना एक बार, शायद ऑर्डर 14 है सीपीसी का, जहाँ इशू फ्रेम होते हैं। क्रिमिनल केसेस में शुरू होगा बीएनएसएस, अब जो आ चुका है, जहां पर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, तो जहां पर पार्टी पर चार्जेस फ्रेम होते हैं। तो ये आप डिफरेंट ट्रायल्स में बीएनएसएस में देखेंगे कि चार्जेस कैसे फ्रेम होते हैं। तो देखो, सबसे पहले वहां पर क्या होती है? एफआईआर। फिर होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट वगैरह चलते हैं, विटनेसेस के बयान होते हैं, उसमें ही अगर पुलिस वाले कोई डॉक्यूमेंट मंगाते हैं तो वो होता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास इंसान को ले जाया जाता है, एक्यूज को ले जाया जाता है। वहाँ पर एक्यूज से पूछा जाता है वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट। तो अगर प्लीड गिल्टी कर दिया तो चार्जेस क्या, तो ख़त्म केस। अगर प्लीड गिल्टी नहीं किया तो चार्जेस फ्रेम होते हैं। ठीक है। तो उस स्टेज के बाद से वहाँ पर भी एविडेंस एक्ट लगने लग जाता है। ठीक है। तो ये था कि एविडेंस एक्ट हमारे ट्रायल्स में शुरू कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एविडेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो एविडेंस है, देखो, सबसे पहले तो ओरल एविडेंस हो सकता है, जो एक इंसान खुद बोल के बताए कोर्ट में कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, ऐसा ऐसा हुआ। सेकंड होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो या तो लिखा हो कहीं पर, रिकॉर्डेड हो। ठीक है। तो जो होता है सेकंड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बाकी आगे हम इन डिटेल एक्ट में पढ़ेंगे, अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं। और जो डॉक्यूमेंट्री है उसके भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हुआ ओरिजिनल, और सेकेंडरी हुआ उसकी कॉपी जो कि सर्टिफाइड कॉपी हो, सर्टिफाइड कॉपीज। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो एक नया ऐड हुआ था हमारे आईटी एक्ट के आने के बाद, आईटी एक्ट 2000 आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की भी वैल्यू बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी एविडेंस होते हैं। अब एक और तरह का एविडेंस भी होता है इसके अलावा, रियल एविडेंस। रियल एविडेंस, अब ये क्या हुआ? देखो, ओरल हुआ कोई बोल के बता रहा है, डॉक्यूमेंट हुआ कोई डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक हुआ कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। लेकिन अगर अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को पेश करना है, फॉर एग्जांपल इस मोबाइल को, या फिर ये पेन है, इससे कोई ऑफेंस हुआ है, इसको आपने एज ए वेपन बताना है, तो ये कहाँ फॉल करेगा? ये फॉल करते हैं रियल या फिर मटेरियल एविडेंस, जिनको हम कहते हैं। ठीक है। ये होते हैं रियल एविडेंस, क्योंकि ना तो ये डॉक्यूमेंट है, ना ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ना ये ओरल है कुछ। तो दे आर रियल एविडेंसेस। तो ये आपने ध्यान रखनी है कि रियल एविडेंसेस भी होते हैं। फिर उसके बाद हम और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एविडेंस में पढ़ने वाले हैं वो है प्रिजम्पशंस। अब जो प्रिजम्पशंस होती हैं, ये होती हैं इन्फ्रेंसेस जो कोर्ट, जो एक कोर्ट
ड्रॉ करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस ये होती है अब तीन तरह की। देखो जो मे प्रिज्यूम होता है यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि दे मे और मे नॉट प्रिज्यूम अफेक्ट, ठीक है, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, एंड दे आर रिबटेबल प्रिजम्पशंस। सेकंड होती है शेल प्रिज्यूम, ये प्रिजम्पशन शेल प्रिज्यूम जो होती है और कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है ये होती है प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, क्योंकि यहां पर कोर्ट शैल प्रिज्यूम मतलब कोर्ट इज प्रिज्यूमिंग अ फैक्ट, कोर्ट पहले ही प्रिज्यूम करके चलेगा कि ऐसा हुआ है, आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ या फिर ओनस आ जाएगा कि आपको प्रूफ करना है उसका ऑपोजिट। कोर्ट ने तो मान लिया है कि ऐसा ही है, आप उसको रिबट कर सकते हैं, एविडेंसेस देके उसको आप रिबट कर सकते हैं, उसको गलत प्रूफ कर सकते हैं। एंड लास्टली आता है कंक्लूसिव प्रूफ, ये है इरिबटेबल, इसके अगेंस्ट आप एविडेंस भी नहीं दे सकते, कोर्ट ने जो चीज़ इसमें मान ली वो तो एब्सोल्युटली प्रूफ्ड ही है, वो जो चीज़ प्रूव्ड ही हो चुकी है, कोर्ट उसके अगेंस्ट एविडेंसेस भी नहीं लेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपना। नेक्स्ट बात आती है, अब देखो जो हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देख रहे थे, जो एविडेंसेस होते हैं देखो ऑरल और डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट में हमने देखा प्राइमरी हो सकते हैं सेकेंडरी हो सकते हैं, उसमें प्राइवेट डॉक्यूमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, और अगर हैंड राइटिंग प्रूफ या एक्सपर्ट ओपिनियन है वो सब आते हैं इसमें। फिर आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कोर्ट में कोई एक फैक्ट को प्रूव करना, और ये लाई करता है ऑन द पर्सन हु मूव्स द कोर्ट, हु मूव्स द कोर्ट, जो कोर्ट को मूव करता है, जो कोर्ट को कहता है कि ये बात सच है, उस इंसान को पहले उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि एविडेंस लाए और बताए कि ये चीज कैसे ठीक है। फिर हम एविडेंस में एक और टॉपिक भी पढ़ेंगे, 2000 प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मतलब ये आप एविडेंस में शो नहीं कर सकते, दे आर प्रिविलेज्ड। इसमें हम जनरली देखेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच, एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच जो भी बातें हो रही हैं दे आर प्रिविलेज्ड, उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता एज एन एविडेंस। थोड़े से इसके एक्सेप्शंस भी देखेंगे, ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट्री देखा, सेकेंडली है ओरल एविडेंस। देखो ओरल एविडेंस जो है जनरली कोर्ट हर जगह नहीं लेता, हम देखेंगे कहाँ कहाँ इंस्टेंसेस हैं जहाँ हम ओरल एविडेंस ले सकते हैं जनरली, क्योंकि हम लेते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्यों? कोर्ट का मानना है इंसान झूठ बोल सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोल सकता, जो एक बार डॉक्यूमेंट बन गया वो बन गया, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, इंसान अपनी स्टेटमेंट्स बार बार बदल सकता है, इसलिए ज़्यादा रिलायबिलिटी ओरल एविडेंसेस पे कोर्ट नहीं लेता। फिर लास्टली हम देखेंगे कि इसमें एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ पार्ट है एविडेंस का। जब एविडेंस होते हैं उसमें एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन, ठीक है। अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ, हमारे नेचर क्या है एविडेंस लॉ का, क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है या फिर ये प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल, ठीक है। तो आपको पता ही होगा अब तक तो कि सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल क्या होता है। सब्सटेंटिव होता है जो हमें ऑफेंस और उसकी पनिशमेंट के बारे में बताता है, प्रोसीजरल होता है जो उसको एनफोर्स करने का प्रोसीजर बताता है, जैसे हमने देखा BNS इज सब्सटेंटिव, BNSS इज प्रोसीजरल। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो BSA इज जनरली स्पीकिंग इट इज प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल है क्योंकि प्रोसीजर बताता है, बट इसमें एक पार्ट है एस्टॉपल का, जो इसमें थोड़ा सा पार्ट एस्टॉपल का है वो इसको थोड़ा सा सब्सटेंटिव एंगल देता है। बट अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो इट इज अ प्रोसीजरल लॉ विद अ लिटिल बिट ऑफ पार्ट दैट इज सब्सटेंटिव, जो कि है एस्टॉपल का पार्ट, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया। अब देखते हैं हम, देखो जब हमारा एविडेंस एक्ट था ना जो पुराना, उसका प्रियम्बल में वर्ड यूज हुए थे टू कंसोलिडेट, डिफाइंड एंड अमेंड। तो अब इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट, डिफाइंड और अमेंड। देखो कंसोलिडेट का मतलब होता है जितना बिखरा बिखरा लॉ था उस सबको हमने इकट्ठा करके एक जगह पे डाल दिया, मतलब ये 1 लॉ, 2 लॉ, 3 लॉ, 4 लॉ, 5 जितने भी एविडेंस से रिलेटेड कानून थे उनको इकट्ठा करके हमने एक ही लॉ बना दिया है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रियम्बल था। सेकेंडली इट इज अ डिफाइनिंग एक्ट, डिफाइनिंग एक्ट क्योंकि ये चीजें डिफाइन करता है, जो इसमें इलस्ट्रेशन है वो इसको एक्सप्लेन करती है, प्रोवाइजोज हमें सेक्शन के पूरे मतलब बताते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें
इट इज अ डिफाइनिंग एक्ट, ये हमें हर चीज डिफाइन करके बताता है। एंड लास्टली टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। अब जब बात आई कंसोलिडेट और अमेंड, कंसोलिडेट हमने पुरानी चीजें इकट्ठी करी, अमेंड मतलब पुरानी चीजों को अमेंड किया। तो क्वेश्चन यहां अराइज हुआ, पुरानी चीजें क्या थी हमारे पास, वट वर द ओल्ड लॉज। ओल्ड लॉज हमारे पास क्या थे एविडेंस के, जिनको हमने या तो अमेंड कर दिया या कंसोलिडेट कर दिया, ताकि हम एक ही एक्ट बना सके। तो क्या थे हमारे पास पुराने लॉज, तो जो हमारे पास पुराने लॉज थे अब वो देखते हैं क्या क्या थे। तो देखो जो हमारा हिंदू लॉ ऑफ एविडेंस है वो जनरली दिया गया था हमारे पास धर्मशास्त्राज में, यज्ञवल्क्या में या नारद स्मृति में। वहां भी हमारे पास चार टाइप के एविडेंसेस होते थे। लेख्या, लेख्या मतलब जो लिखा हुआ होता है, लेख्या डॉक्यूमेंट्री। सेकंड वॉज साक्ष्य, साक्ष्य मतलब ओरल, एक तरह से जो विटनेस है उसके बयान, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्री, ये ओरल। उसके बाद आते थे हमारे पास भुक्ति, भुक्ति वॉज रिलेटेड टू पोजेशन, जिसका पोजेशन है एविडेंस, एविडेंशियरी वैल्यू ज्यादा मानेंगे। लास्ट था दिव्य, दिव्य मीन्स ऑडियल्स, मतलब अग्नि परीक्षा। इसमें आएगी अग्नि परीक्षा, जिसमें हम कोई ऐसी चीज यूज करते थे दैट वाज सुपर नेचुरल टेस्ट, जहां सुपर नेचुरल टेस्ट होते थे, जिसका एग्जाम्पल अग्नि परीक्षा, ठीक है। तो डिफेक्ट क्या थे, देखो हमारे ओल्ड सिस्टम में कास्ट के लिए अलग चलता था, जेंडर बायस थे, कास्ट बायस थे, तो मॉरल वैल्यूज कहीं पर थोड़ी हमारी फंस रही थी बीच में। फिर जो मुस्लिम लॉ ऑफ एविडेंस था, देखो मुस्लिम्स का तो एक ही चीज़ है, शरीयत, शरीयत से ही गवाह होते हैं, शरीयत उनकी वे ऑफ लाइफ है, और शरीयत में ही लिखे गए थे हमारे पास ओरल और डॉक्यूमेंट्री। उसमें ही सब कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस चीज़ें वाली सब कुछ मेंशन थी। उसमें ही बताया गया था कि कन्फेशन भी वैलिड है अगर कोअर्शन से ना हो। फिर हम आती है बारी अंग्रेज़ों की, क्योंकि तीन सिस्टम चल रहे थे इंडिया में, हिंदू रहते थे, अंग्रेज रहते थे, मुस्लिम रहते थे। अंग्रेज अपना कॉमन लॉ फॉलो करते थे। जब अंग्रेज आए तो हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ, ब्रिटिशर्स के लिए कॉमन लॉ, तीन तीन एविडेंस चल रहे थे। तो इनको हमने कंसोलिडेट किया, क्या बना दिया, एक एविडेंस एक्ट। इनको हमने अमेंड किया, इनके सारे फीचर्स को थोड़ी थोड़े बदलाव किए, क्या बना दिया, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ऐसे करके सर जेम्स स्टीफन को काम दिया गया बनाने का, उन्होंने बनाया एविडेंस एक्ट, जिसको 2023 में हमारी सरकारों ने बदल कर बना दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंसेस से लेकर बाकी सेम रखा गया है, ठीक है। तो ये थी जर्नी हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बनने की। आई होप इतना आप सबको समझ आ गया हो। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।